नमस्कार। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाता है। जी हाँ, हम बात करते हैं टंटू और मंटू की कहानी। जी हाँ, टंटू मंटू दो दोस्त होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। टंटू जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ रहता है, उसका सोच ये है कि पढ़ाई पहले, बाद में जो खेलना कूदना दोस्तों के साथ इन्वॉल्व होना ये बाद में। मगर मंटू सोचता है कि मतलब जो भी मौज मस्ती करना है स्कूल लाइफ में ही करना है, तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना फिरना और उनके साथ बातें करना ही पसंद करता था। एक समय बाद ऐसा होता है कि 20 साल बाद होता यह है कि जब टंटू मंटू दोनों काफ़ी दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, दूसरे शहर में चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तब जो मंटू होता है वह एक इंटरव्यू की तैयारी करता रहता है, इंटरव्यू दिलाने जाता है, क्योंकि जॉब चाहिए उसको, भाई इंटरव्यू दिलाने जाता है। मंटू जैसे ही जाता है इंटरव्यू की तैयारी करके, जैसे ही प्रस्तुत होता है जो साक्षात्कार टीम के पास, तो देखता है कि एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ रहता है जो कि टंटू होता है। जी हाँ, उस समय मंटू पूछता है कि तू क्या इंटरव्यू दिलाने आया हुआ है? तो मंटू बोलता है नहीं, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, इस कंपनी का मालिक बन गया हूँ। तब उसको आश्चर्य होता है कि मंटू को कि इतना कम उम्र में इतना अच्छा उपलब्धि, बहुत अच्छी बात है सोचता है। फिर सोचता है कि हाँ, मेरा तो इंटरव्यू में पक्का सिलेक्शन होगा सोचता है। अब वो ऐसा समय आता है कि उसको उस टीम में रिजेक्ट कर देते हैं। मंटू को ये जॉब नहीं मिल पाता, उस टीम के द्वारा वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब उसकी डिग्री देखते हैं तो देखते हैं कि उसका शैक्षिक योग्यता तो कम था, कोई ज़्यादा किसी चीज़ में अचीव नहीं करता है वो। तब वह टंटू से मिलता है और बोलता है कि भाई मेरा जॉब लगा दो यार, क्या कर रहे हो तुम? तो फिर टंटू बोलता है कि भाई स्कूल लाइफ में तो काफ़ी मौज मस्ती में गुजारे हो, और जितने भी आपके दोस्त थे जो पढ़ने में भी काफ़ी अधिक इन्वॉल्व होते थे, उनको भी डाइवर्ट करते थे और उनको भी मौज मस्ती में इन्वॉल्व करते थे। और जो टंटू बोलता है कि मेरा जो ये कंपनी है इसमें सभी ईमानदार लोग हैं, सभी एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, एक दूसरे के काम से आगे निकलने का प्रयास करते हैं। इसका मेरा जो कंपनी काफ़ी अच्छा पॉपुलर हो रहा है। तो टंटू मंटू को समझाता है कि भाई आप अगर विद्यालय में, मतलब स्कूल लाइफ में अगर पढ़ाई में अधिक ध्यान दिए होते तो अपना फ्यूचर सिक्योर किए होते, और उस समय आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता। मतलब स्कूल लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, माइंड भी डाइवर्ट होता रहता है, उसको एकाग्रता करना पड़ता है, और अच्छे से एकाग्रता करने के बाद पूरा लाइफ सिक्योर हो जाता है। और टंटू उसको समझाता है कि मंटू तू तो पूरा लाइफ मौज मस्ती में गुजारा है, इसका तेरे को लाइफ भर स्ट्रगल करना पड़ रहा है जॉब के लिए। तो काफ़ी परेशान हो जाता है। मंटू बोलता है कि मैंने कम से कम 10-12 बार इंटरव्यू दिलाया, मैं सब में अनसक्सेस हो रहा हूँ, मेरा ये क्या उपाय है? तो बोलता है कि तेरी लाइफ में स्ट्रगल है, मगर तू हमेशा मेहनत करने में विश्वास किया कर, आगे बढ़ जाएगा। फिर ये बात होता है कि मंटू उसकी बातों को समझता है, और फिर मंटू को पछतावा होता है कि वाकई उस स्कूल लाइफ में वो काफ़ी अधिक मौज मस्ती में इन्वॉल्व रहा, जिससे उसका लाइफ एक संघर्षमय बन गया है, क्योंकि वह एक अच्छी जॉब नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, उसके लिए उसकी पूरी अभी स्ट्रगल वाली लाइफ चली रही है। और जो टंटू है अपने स्कूल लाइफ में स्ट्रगल किया तो उसका लाइफ सिक्योर हो गया, और जो मंटू है स्कूल लाइफ में मौज मस्ती किया तो उसका लाइफ में स्ट्रगल जॉब के लिए करना पड़ जा रहा है। तो हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि हमें जो भी काम जिस समय में करना है उस समय में हम पूरी तन्मयता से करें। जैसे कि स्कूल लाइफ में हम जी जान से पढ़ाई में ध्यान दें, इन्वॉल्व हों, तो हमारा लाइफ काफ़ी सिक्योर होगा। टॉपिक शुरू करते हैं भूमि संसाधन एवं कृषि। तो ये भाग 3 है, अंतिम वीडियो है इस पर, क्योंकि इसके पहले हम पहला वीडियो में देखे थे भूमि संसाधन क्या है, दूसरा वीडियो में देखा कृषि के प्रकार। कर लेते हैं आज का जो टॉपिक है वह है कृषि। कृषि में हमने देखा था खाद्यान्न फसल, तो चावल को तो हमने भाग 2 में पढ़ चुका है। तो ये भाग 3 का जो अंतिम वीडियो है इसमें हम शुरू करते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं को अन्न राज भी कहा जाता है, क्योंकि यह पश्चिम भारत की बात करें, मध्य भारत या उत्तर भारत की बात करें कि वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है गेहूं। तो हम बात कर लेते हैं गेहूं के बारे में। तो तापमान कितना होना चाहिए? तापमान होना चाहिए समशीतोष्ण जलवायु वाला यह पौधा है। मतलब जो गेहूं है वह समान जलवायु वाला पौधा है, समशीतोष्ण वाला पौधा है। यह बोते समय इसका तापमान हो चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। मतलब ये जो रबी का फसल है हम बता सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस से 15 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अगर पकते समय इसका टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और पाला कोहरा ओस
तेज़ शुष्क हवाएं इसके लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं, इस फसल को चौपट भी कर देती हैं। हम बात कर लें वर्षा की, तो वर्षा की बात कर लें तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और मिट्टी की बात कर लें तो दोमट व बलुई मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होता है, आदर्श माना जाता है दोमट मिट्टी को। और इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन और चूना युक्त मिट्टी अपेक्षाकृत जरूरी होता है। हम बात कर लें कंपोस्ट और यूरिया और अमोनिया सल्फेट जो उर्वरक है उसकी भी आवश्यकता होती है, क्योंकि काफ़ी अधिक ये भूमि की उर्वरता को प्राप्त करता है, लेता है। उत्पादन की बात करें, विश्व स्तर की बात करें तो इंडिया का जो स्थान है 3rd स्थान है विश्व संदर्भ में बात करें तो। और बात कर लें भारत के राज्यों की बात करें तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, जिसका मुख्य जो क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश एक दोमट मिट्टी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो कछारी मिट्टी भी पाया जाता है वो पूरा उपजाऊ मिट्टी है। जो उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें अधिकांशतः गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, बिजनौर और बरेली मुख्यतः गेहूँ के उत्पादक ज़िले हैं। हम बात कर लें दूसरा पंजाब, दूसरा जो स्थान आता है पंजाब का, ये सिंचाई के लिए काफ़ी अधिक फेमस राज्य है पंजाब। और पंजाब जो है फिरोजपुर, लुधियाना, भटिंडा और पटियाला, इन ज़िलों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। हम बात कर लें मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सरबती गेहूं काफ़ी फेमस है। तो होशंगाबाद और सागर और भोपाल इसमें मुख्य ज़िले आते हैं, मगर जो शहडोल भी आता है, इसमें छिंदवाड़ा भी आता है। जितने भी आपको मध्य प्रदेश के ज़िले आपको याद होंगे सब लिख सकते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो सरबती गेहूं तो काफ़ी अधिक फेमस है, मगर जो गेहूं की 2 प्रजातियां होती हैं, समझ लीजिए लाल गेहूं और सफ़ेद गेहूं। जी हाँ, लाल गेहूं काफ़ी सख्त कठोर होता है, सफ़ेद गेहूं काफ़ी मुलायम होता है। हम बात कर लें ज्वार की, बात कर लें ज्वार जो फसल है वह खरीफ और रबी दोनों प्रकार का फसल है, खरीफ और रबी दोनों प्रकार का फसल है। इसका तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चाहिए ज्वार का। हम बात कर लें वर्षा का तो 55 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त, क्योंकि ज्वार जो है शुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है। जैसे कि बात कर लें कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन क्षेत्रों में मतलब पश्चिम भारत में ज्वार की खेती की जाती है। और मिट्टी इसके लिए काली चीकायुक्त मिट्टी उपयुक्त होता है, क्योंकि भाई जो दक्कन का जो पठार है वहाँ पर कपास की खेती की जाती है, मगर उसके अलावा ज्वार की भी खेती की जाती है। तो इसके लिए उपयुक्त आदर्श मिट्टी है काली चीकायुक्त मिट्टी। मगर लाल पीली और दोमट मिट्टी में भी ये ज्वार होता है। जैसे कि हम बात कर लें छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का जो कोरिया ज़िला है, सरगुजा ज़िला, वहाँ पर ज्वार की खेती होती है। हम बात कर सकते हैं उत्पादक राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र जो है अकेले भारत के संदर्भ में 51% जो है ज्वार महाराष्ट्र में होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु भी आते हैं। तो ज्वार के लिए ये राज्य फेमस है। हम बात कर लें तो बाजरा की बात कर लें तो बाजरा का जो तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए इसका। और वर्षा की बात करें तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पर अजीब लग रहा होगा कि वर्षा इतना कम, मतलब शुष्क क्षेत्र में बाजरा होता है। तो ज्वार और बाजरा जो है शुष्क क्षेत्र के फसल हैं, तो याद रखिएगा ज्वार और बाजरा शुष्क क्षेत्र की फसल है। तो यहाँ पर वर्षा 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहाँ होगा भाई, जहाँ पर राजस्थान है, गुजरात, जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, समझ लीजिए मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर, जोधपुर, इस क्षेत्रों में अधिक बाजरा होता है। तो ये उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो गुजरात पहला स्थान आता है बाजरा में, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये बाजरा के लिए काफ़ी फेमस है गुजरात और राजस्थान। हम बात कर लें मक्का की बात कर लें, जिसको हम लोग सामान्यतः भुट्टे के नाम से जाना जाते हैं। मक्का में ज़्यादा अधिक सेलुलोज और ग्लूकोज होता है, स्टार्च भी होता है। तो ये क्या होता है, अधिक से अधिक चर्बी बढ़ाने का काम करता है, मतलब जैसे कि पशुओं को ये ज़्यादातर खिलाया जाता है। हम बात कर लें संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के की खेती अधिक होती है। उसकी वजह क्या है, वहाँ पर पशुओं को अधिक चारागाह दिया जाता है, मतलब पशुओं को खिलाने में मक्के का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि मक्का काफ़ी अधिक पौष्टिक होता है, वज़न बढ़ाने के लिए होता है। इसका पशुओं को अधिकांशतः खिलाया जाता है। दूसरे देशों की बात करें तो हमारे जो भारत की बात करें तो मक्का का उपयोग भोजन में भी किया जाता है। तो तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा जो है 75% होना चाहिए, मतलब वर्षा अधिक होना चाहिए मक्का के लिए। हम बात कर लें मिट्टी का तो दोमट मिट्टी उपयुक्त होता है। तो आपको सामान्यतः देखना है कि अधिकांश फसलों में दोमट मिट्टी का यूज़ होना है। दोमट मिट्टी, चाहे वो बात कर लें गेहूँ का, हम बात कर लें
हम बात कर लें ज्वार का, बाजरा का, मक्का का, तो सब में दोमट मिट्टी का ही यूज़ होना है। ठीक है, यूज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर अधिक उत्पादन होता है। हम उत्पादन की बात कर लें, मक्का कहाँ होता है, तो पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मक्की की खेती अधिक होती है। तो मक्का की बात करें तो काफ़ी अधिक पौष्टिक होता है, इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखा खाद्यान्न के रूप में गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मक्का। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं चावल और गेहूं से अपेक्षाकृत ज़्यादा, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा आप। आगे जो फसल आने वाला है जैसे दाल, इसको हम पढ़ते हैं आगे। दालें कई रूपों में प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। कई दालें जिसमें मूंगफली, तिलहन में तिल, सोयाबीन से तेल की भी आपूर्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप लोग दालों का उत्पादन बहुतायत मात्रा में करते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी और हमारे आहार में दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। दालों के उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई जिस अनुपात में अनाजों के उत्पादन में हुई। सकल फसल क्षेत्र में दालों का क्षेत्र बहुत कम हुआ है। दालों का 90% क्षेत्र वर्षा पर ही निर्भर करता है। सस्यावर्तन या क्रॉप रोटेशन द्वारा दालों का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। अरहर, मूंग, उड़द, मोठ आदि खरीफ की फसलें हैं, जबकि चना, मटर, मसूर आदि रबी की फसलें हैं। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया। चना की बात कर लें, यह देश में दाल की प्रमुख फसल है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश का मालवा का पठार और राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश चना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। जी हाँ, भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश सर्वाधिक चना उत्पादक राज्य है। रेशेदार फसलों की बात कर लें तो पहला आता है कपास। कपास जिसको हम कॉटन बोलते हैं, कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। विश्व में आधे से अधिक कपड़े कपास के रेशे से तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, बोला जा सकता है कि कॉटन हैज़ बीन एप्टली कॉल्ड द यूनिवर्सल फाइबर। उपज की दशाओं पर प्रकाश डालते हैं कि कपास उपोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसलिए इसे ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल माना जाता है। पाला इस पौधे का प्रथम शत्रु है, इसलिए इसके लिए वर्ष में 200 पाला रहित दिन होने अनिवार्य हैं। तेज चमकीली धूप कपास के पौधों को बढ़ने में सहायता देती है। कपास की कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से कपास कृषि की जाती है। हल्की दोमट मिट्टी जो जल को अपने अंदर अधिक देर तक सोख सके, कपास की कृषि के लिए उत्तम होती है। इसके लिए दक्षिण भारत की लावा से बनी काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। यह काले रंग की होती है, जिसे रेगर अथवा कपास की काली मिट्टी एवं काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपास की चुनाई के समय अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र गुजरात के मैदान और काठियावाड़, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के पूर्व में पठारी प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और नर्मदा घाटी, दक्षिणी कर्नाटक और पश्चिमी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल उत्पादन दोनों की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। कपास के उत्पादन में राज्यों की भागीदारी इस प्रकार है: महाराष्ट्र का 26%, आंध्र प्रदेश 18%, गुजरात 16%, पंजाब 13%, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारतीय कपास छोटे रेशे वाली किस्म की होती है। कपास के बाद पटसन भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। पटसन का रेशा सस्ता तथा मजबूत होता है। इससे टाट, बोरियां, रस्सियां, कालीन तथा सजावट की वस्तुएं बनती हैं।
जूट के उपज की दशाओं को देख लेते हैं। पटसन की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए तथा सापेक्षिक आर्द्रता 90% होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है पटसन के लिए। यह फसल चिका युक्त मिट्टी में भली भांति उगती है। पटसन की फसल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को जल्दी ही क्षीण कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिससे इसे निरंतर खाद की आवश्यकता होती है। परंतु पटसन की फसल सस्ती बिकती है और किसान खाद का खर्च सहन नहीं कर सकते, इसलिए यह फसल मुख्यतः बाढ़ के मैदानों में ही बोई जाती है। इन इलाकों में हर वर्ष नदियों द्वारा लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी बिछाई जाती है। पटसन की फसल के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और इस कारण पश्चिम बंगाल सबसे अधिक पटसन या जूट का उत्पादन क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी अधिक होता है और बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टियों का उपजाऊ मिट्टी भी अधिक होता है। अब जूट के उत्पादन क्षेत्र की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल देश का 2/3 से अधिक पटसन अकेले पश्चिम बंगाल में ही पैदा होता है। यहाँ वर्धमान, मुर्शिदाबाद, नदिया, पश्चिम दिनाजपुर, मालदा, मिदनापुर, हुगली प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। बात करें असम का तो यहाँ नौगांव, नोआवाड़ा, कामरूप। बिहार की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, चंपारण, मोतिहारी, सहरसा क्षेत्र पटसन का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा की बात करें तो कटक, बालेश्वरपुरी में पटसन की खेती होती है। महानदी का डेल्टा क्षेत्र पटसन का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बात कर लें दूसरे राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो भी महत्वपूर्ण होता है। चलिए केरल में पटसन का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पटसन की सर्वाधिक खेती पश्चिम बंगाल और असम, बिहार में होता है। अब बात कर लेते हैं पेय पदार्थ चाय की। चाय भारत की उद्यान कृषि में चाय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चाय एक सदापर्णी झाड़ी की सुखाई हुई पत्ती है। भारत में काली, हरी, लेट पेंट ईंट वाली चाय उगाई जाती है। बात करें असम की तो वहाँ चाय सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। चाय के भौगोलिक दशाओं की बात कर लेते हैं। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। इनकी पत्तियों के विकास के लिए सूर्य की सीधी किरणों से बचाने के लिए चाय के बागानों में स्थान स्थान पर बड़े वृक्ष लगा दिए जाते हैं, जिनसे छाया मिलती रहे और आवश्यक धूप भी प्राप्त होती रहे। चाय के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अनिवार्य है। बार बार वर्षा का बौछार पड़ना और सुबह का कोहरा चाय के नए पत्तियों के तीव्र वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। चाय की कृषि के लिए गहरी, सुप्रवाहित, हल्की एवं उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में फास्फोरस, पोटास, लोहांश तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यद्यपि चाय की कृषि के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो भी पानी चाय के पौधों की जड़ों पर एकत्र नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसलिए चाय की कृषि पर्वतीय ढालों पर की जाती है। चाय की निराई, कुड़ाई, काट छाँट, चाय की पत्तों की झाड़ी से तोड़ने आदि के लिए कुशल तथा सस्ता श्रम चाहिए। अब बात कर लेते हैं उत्पादन तथा वितरण। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का 35% उत्पादन होता है। चाय के उत्पादन के मुख्य 3 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला उत्तर पूर्वी भारत आता है। यह शीतोष्ण जलवायु का चाय का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आता है। हम बात कर लें दार्जिलिंग की चाय उत्तम प्रकार की सुगंधित चाय होती है, जिसका देश विदेश में बहुत मांग है। तो ये जो उत्तर पूर्वी भारत है, इसके अंतर्गत दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार आता है, जो पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा बात कर लेते हैं पश्चिमी हिमालय प्रदेश। यह शीतल जलवायु की चाय का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एवं कुल्लू क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में देहरादून, नैनीताल, गढ़वाल, अल्मोड़ा में चाय की कृषि की जाती है। दक्षिण भारत की बात कर लें तो यह उष्ण जलवायु की चाय का क्षेत्र है। यह क्षेत्र
मालाबार तट, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ और केरल राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में भी चाय की खेती करते हैं और कर्नाटक में शिमोगा चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। अब बात कर लेते हैं गन्ना की। गन्ने की जन्मभूमि है। गन्ना गुड़ और शक्कर का स्रोत है। गन्ना बांस की जाति का पौधा है। गन्ना 10 से 12 माह में पकता है। पाला गन्ने के लिए हानिकारक है। कम तापमान वाले इलाकों में गन्ने की फसल देर से तैयार होती है। दक्षिण भारत की लावा युक्त मिट्टी में गन्ना की उपज अच्छी होती है। गन्ना मिट्टी की उर्वरता शक्ति को जल्द ख़त्म कर देता है, अतः इसकी कृषि में बड़ी मात्रा में खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। बात कर लें भौगोलिक दशा का, तो भौगोलिक दशा की बात करें तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में गन्ना अच्छा पैदावार देता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की ज़रूरत पड़ जाती है और गन्ने की कटाई से पहले शुष्क वातावरण हो तो गन्ने में मिठास अधिक अच्छा आता है। हम बात कर ले उत्पादन एवं वितरण का गन्ने के बारे में, तो भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक है। मतलब गन्ना के मामले में भारत जो है सेकेंड नंबर में है। विश्व की बात करें तो यहाँ विश्व की 1/3 गन्ने की कृषि भूमि पर विश्व का 1/4 गन्ना पैदा किया जाता है। जी हाँ, गन्ना भारत के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रदेशों में बोया जाता है। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में गुरदासपुर तक उगाया जाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र है 25 अंश उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में ही है। मतलब याद रखना है कि भाई उत्तर से दक्षिण तक ये उगाया जाता है भारत के संदर्भ में, और ये जो मुख्य इसका उत्पादक क्षेत्र है 25 अंश उत्तरी अक्षांश। दक्षिण भारत में गन्ने की कृषि के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक अनुकूल है। उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार, हरियाणा तथा पंजाब अन्य उत्पादक राज्य हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मुख्य उत्पादक राज्य। तो बोल रहा है कि यहाँ पर दक्षिण भारत में गन्ने की कृषि के लिए पर्याप्त प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, और अगर बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की तो काफ़ी अधिक दक्षिण भारत में उत्पादन अधिक होता है। हम बात कर सकते हैं कि गन्ना एक सिंचित फसल है जो प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में उत्तरी मैदानों में सिंचाई कम लागत में और आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हमको जानना है कि सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन भारत के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश है, जो भारत की 40% गन्ने का स्वयं उत्पादन करता है। अब बात कर लें कॉफ़ी का। चाय की भांति कॉफ़ी भी एक पेय पदार्थ होता है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकले हुए बीजों से प्राप्त किया जाता है। मतलब ये बीजों से प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी की 3 मुख्य किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका। भारत में मुख्य रूप से उत्तम किस्म का अरेबिका कॉफ़ी ही पैदा किया जाता है। उपज की दशा की बात कर लें तो 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान उत्तम माना जाता है और 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी की बात करें तो लोहा और चूना युक्त मिट्टी बेहतर होता है और ह्यूमस होना चाहिए इस मिट्टी में। इसके बाद हम देखते हैं उत्पादन एवं वितरण की बात करें तो भारत विश्व का लगभग 4.3% कहवा पैदा करता है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उत्पादन होता है कॉफ़ी का। मतलब भारत का 70% उत्पादन होता है कर्नाटक में ही। हम देख सकते हैं कर्नाटक का जो स्थान है काटूर, शिमोगा, हसन, मैसूर, कुर्ग और चिकमंगलूर इस क्षेत्र में उत्पादन है। फिर देखते हैं तमिलनाडु भी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहवा उगाया जाता है, केरल राज्य भी है। इस प्रकार से कहवा का उत्पादन और उपज की दशाएँ कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं रबड़ की। रबड़ के पौधों की जन्मभूमि दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील देश है। भारत में रबड़ का पौधा सन 1903 में सर्वप्रथम केरल राज्य में लगाया गया था। भारत में कृषि के विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
इस संबंध में आपको बताना पड़ेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में कृषि पर किस प्रकार से विकास होता है। साथ ही साथ ये बताना पड़ेगा, इसमें आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से किस प्रकार से कार्यक्रम चलाए गए जिससे बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, उर्वरक, मशीनीकरण, ऋण और विपणन सुविधाएं उन्नत होता गया। तो हम बात कर लेते हैं 1960 का जो IADP प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका हिंदी अर्थ होता है गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और 1960 में ही गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जिसको IAAP आरंभ किया गया था। रियल में ये क्या था? हरित क्रांति की शुरुआत थी। हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम मैक्सिको, फिलीपींस में हुआ था, जिसका प्रभाव गेहूं और चावल में अधिक हुआ था। भारत में भी इसका प्रभाव हुआ, जिसमें उन्नत तकनीक का प्रयोग होने लग गया, रासायनिक खादों का प्रयोग होने लग गया, कीटनाशक दवाइयों का, उन्नत बीजों का, मशीनीकरण, ऋण, विपणन सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं का जो क्षेत्र है विकसित होने लग गया, जिससे किसान इस क्षेत्र और बढ़ते गए। तो पंजाब की बात कर सकते हैं। पंजाब सबसे अधिक लाभान्वित राज्य था हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति क्या है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं इसके बाद भारतीय कृषि की समस्या। भारतीय कृषि की समस्या की बात करें तो हम लोग पहला देखेंगे कि अनियमित मानसून पर निर्भर होता है। मतलब जितना भी है कि जो भारतीय कृषि है मानसून का एक जुआ है, हम बता सकते हैं कि समस्या है। दूसरा निम्न उत्पादकता है, मतलब प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन क्षमता बहुत कम होता है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता, इसको बता सकते हैं कि भाई किस प्रकार से एक किसान ऋण लेता है, लोन लेता है और वह उसी तरह से पूरा बंधा रहता है। मतलब कृषि कार्य उसके लिए काफ़ी अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि सीमांत और छोटे किसानों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। वाणिज्यीकरण का अभाव, इसको भी लिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि व्यापक अल्प रोजगारी, मतलब 12 महीने में 4 महीने वो कृषि पर संलिप्त रहते हैं, काम करते हैं, मगर बाकी के जो 8 महीने हैं वो बेरोजगार रहते हैं। उसके बारे में भूमि सुधारों की कमी को बता सकते हैं कि भूमि सुधारों की जो कमी आई है, जैसे कि महालवाड़ी, रैयतवाड़ी जमींदारी जो प्रथा थी, ये पूरी तरह से किसानों का शोषण किया है ना। उसके बाद जो भूमि सुधार होना चाहिए था उस तरह से राजनीतिक रूप से नहीं हो पाया, वो भी एक समस्या है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण के कारण ये होता है कि लवणता, मृदा क्षारता जैसी समस्या पैदा हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और एक है छोटे खेत और विखंडित जोत। तो ये समस्या इसलिए घटित होती है कि भाई कोई भी ज़मीन है या खेत है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो छोटे छोटे होते जाते हैं और इससे उपज भी कम हो जाता है। तो ये एक समस्या है छोटे खेत और विखंडित जोत का। तो इस प्रकार से भूमि संसाधन और कृषि का जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। माना कि इसमें जो लास्ट वाला जो टॉपिक था, मतलब जो भी 20 मिनट के बाद वाला टॉपिक था, काफ़ी संक्षिप्त पढ़ाया हूँ मैं, संक्षिप्त रूप से इसको लिखित किया गया, क्योंकि काफ़ी अधिक आपसे भी ये टॉपिक काफ़ी इजी होगा। इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूमि संसाधन और कृषि का जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बस उम्मीद यही करता हूँ कि आप इसके प्रश्नों का सॉल्व करें और नोट्स बनाते चलें, काफ़ी अच्छा उपयोगी होगा आपके लिए। और इम्पोर्टेंट जो है चावल, गेहूँ, रबड़, चाय, इसके बारे में आप नॉलेज जान ही लीजिए, बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।